ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ कप्तान ਬਣਿਆ। जो एजुकेशन थी वो अहीर कॉलेज रिवाड़ी से थी। मुझे ज़रा स्पोर्ट्स का शौक़ भी था तो मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो 1968 में हमें कॉलेज की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी में हम खेलने आए थे। ओके, बतौर खिलाड़ी आए थे। उन्होंने मुझे यहाँ, जब मैं चंडीगढ़ आया गेम्स देखने के बाद, उन्होंने मुझे यहाँ ऑफ़र दी और मैंने यहाँ सर्विस ज्वाइन की हरियाणा बिजली बोर्ड में। ओके, तकरीबन 1.5 या 2 साल में वहाँ पे रहा और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ पुलिस के में शिफ्ट कर लिया। एज एएसआई मैंने ज्वाइन किया 1971 में। उदों पुलिस स्टेशन कितने से याद है कुछ? हाँ, उस समय 4 ही पुलिस स्टेशन थे। सेक्टर 17 सबसे पुराना पुलिस स्टेशन था। सेक्टर 11 यूनिवर्सिटी की वजह से बन गया था जी। कोई इदां दे केस क्राइम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। कोई इदां दी भी गल किते आई भी उन्होंने किसी तरह मूँह बंद करने का यतन किया हो? तो हमने कहा बड़े सिंपल सी बात बताएं कि हमने कहा जिनके पैसे लिए हैं उनके वापस मोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। वो कहता नहीं जी, तो कई सौ हज़ारों करोड़ हो गए इकट्ठे, ये कैसे वापस मोड़। जिहड़ी तुसीं लॉटरियां दी गल कीती है, इदां दी गल भी उदों किते चलदी होऊ भी वसूलियां हुंदियां, वसूलियां करके पुलिस ते आप ही करवा दी जिवें आम लोग दोष लाउंदे? हाँ, इसे मैं मना नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम उस समय भी थी और ये प्रॉब्लम अब भी, हम इसको ये नहीं कह सकते कि 100% सॉल्व हो गई है। ये अब भी है, ये तब भी थी। अज एक खूबसूरत मिलनी लैके हाज़र। एक नां है चंडीगढ़ च विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह साल 1971 च चंडीगढ़ पुलिस च बतौर एएसआई थानेदार भर्ती होए, फिर इंस्पैक्टर बने, फिर डीएसपी बने। और मज़ेदार गल ये है भी अज विजयपाल सिंह जी आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रधान ने। एक थानेदार किवें सियासतदान बनया, एक थानेदार किवें आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ का कप्तान बनया, ये ते खुली चर्चा करांगे। जी आयां नूं विजयपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोचन जी। खुशी है मुझे कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ बतौर सियासतदान। हाँ, बतौर सियासतदान कहिए, नहीं तो हमारे जो आपसी ताल्लुकात हैं आपसे बड़े लंबे समय से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ। मैनू सर याद आ रहा जो मैं ट्रिब्यून च सी बतौर क्राइम रिपोर्टर आपके पास आता था, एक शब्द सी तुहाडा, आओ भाई साहब। मतलब इन्ने अदब नाल एक पुलिस अफसर बोलदा सी और तुहाडा सुभाव भी बड़ा निमन जिहा सी। बड़े तुसी जिन्नों भी मिलते हैं बड़े निमन होकर मिलते। त्रिलोचन जी, मैं इसमें कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक परिवार से या जिस वातावरण में आप पैदा हुए हैं और बचपन में जिस वातावरण में आप रहे हैं, वहाँ से जो संस्कार मिलते हैं, जो आप में ढाला जाता है, जो आपको थोड़ा सिखाया जाता है या आप सीखते हैं, उसका असर सारी उम्र रहता है। उसका सर्विस में भी उसका असर दिखेगा और बाकी सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, समाज में जो व्यवहार है, उसमें उसका असर हमेशा दिखाई देता है। और मुझे इस बात की एक खुशी है कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ जी। मेरा नेटिव विलेज डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में छोटा सा गांव है गनियार। ओके। जो नारनौल तहसील में अटेली मंडी के पास है जी। और मुझे शुरू में ही कुछ साधु संतों का आना जाना, कुछ प्रचारकों का आना जाना, उसका सहयोग मुझे मिला।
और मुझे 3, 3.5 या 4 साल एक छोटे से गुरुकुल में रहने का भी वाह, मुझे मौका मिला, जहाँ मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए छोड़ा गया था माता पिता ने। अच्छा जी। तो मुझे शौक़ है संस्कृत में, मुझे उस समय अच्छा भाषा लगी, अब भी उसमें बड़ी अच्छी भाषा है। कितनी उम्र 'ਚ रहे तुसी उत्थे? मैं तकरीबन 9 साल 10 साल का ही वहाँ पे चला गया था। अच्छा। और उसके बाद मैं 3 साल वहाँ पे रहा। वहाँ पे वास्तव में आर्य समाज की वो संस्था थी, तो संध्या हवन करना, आसन व्यायाम योग करना और संस्कृत का पढ़ना, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे बचपन में मिला, जिसका असर सारी सर्विस में भी और सारी ज़िंदगी में अब तक भी मैं महसूस करता हूँ। चंडीगढ़ आने का सबब किवें बने? सबसे पहले मैं चंडीगढ़ आया जी, मेरी जो एजुकेशन थी वो अहीर कॉलेज रिवाड़ी से थी। मुझे ज़रा स्पोर्ट्स का शौक़ भी था, तो मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो 1968 में हमें कॉलेज की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी में हम खेलने आए थे। ओके, बतौर खिडारी आए थे? बतौर खिलाड़ी सबसे पहला यहाँ पे चंडीगढ़ मेरा आना हुआ। शहर बड़ा सुंदर लगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि आगे मेरी सारी लाइफ जो है वो चंडीगढ़ में बीतेगी। मैं खुशकिस्मत हूँ, एक अच्छे सुंदर शहर में मैंने सारी लाइफ गुजारी है। उसके बाद क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, तो हरियाणा बिजली बोर्ड 1966 के बाद हरियाणा बिजली बोर्ड बना, जब पंजाब और हरियाणा हिमाचल अलग हुए। तो हरियाणा बिजली बोर्ड में और पंजाब में भी काफ़ी अच्छी टीम्स बनी थी। जी जी। तो उन्होंने मुझे यहाँ, जब मैं चंडीगढ़ आया गेम्स देखने के बाद, उन्होंने मुझे यहाँ ऑफ़र दी और मैंने यहाँ सर्विस ज्वाइन की हरियाणा बिजली बोर्ड में। ओके। तकरीबन 1.5 या 2 साल मैं वहाँ पे रहा और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ पुलिस के में शिफ्ट कर लिया। एज एएसआई मैंने ज्वाइन किया 1971 में। चंडीगढ़ कितना था सी उदों, कैसा था? चंडीगढ़ सर उसके बाद बहुत बढ़ा है। आपके दक्षिण मार्ग से दूसरी तरफ तो कोई रिहाइश थी ही नहीं। हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े खेत थे। दक्षिण मार्ग के इधर कोई सेक्टर नहीं था और सिर्फ 31 और 47 सेक्टर जो थे उसमें एयरफोर्स के कुछ हाउसेस थे जी। अदरवाइज़ तो ये सारा एरिया बड़ेल तक जो खाली था। हम महसूस करते थे कि अगर हमें मनी माजरा जाना है या बड़ेल जाना है तो बहुत दूर जाना है शहर में। उसके बाद काफ़ी उदों पुलिस स्टेशन कितने से याद है कुछ? हाँ, उस समय 4 ही पुलिस स्टेशन थे। सेक्टर 17 सबसे पुराना पुलिस स्टेशन था। सेक्टर 11 यूनिवर्सिटी की वजह से बन गया था जी। सेक्टर 26 और मनी माजरा। ओके। और बाकी तो ये सभी जो सेक्टर्स थे इन्हीं की जुरिस्डिक्शन में तकरीबन आते थे। सेक्टर 36 का, सेक्टर 34 का, सेक्टर 31, ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं थे। उसके बाद ही इनमें एडिशन होती गई है। सीनियर अफसर कितने कंदे सी? बॉस कौन से? यहाँ एक पोस्ट एसएसपी की थी। ओके। उसके बाद तकरीबन हम ये 8 या 9 डीएसपी यहाँ पे थे। और शहर में क्योंकि हमारा लंबे अरसे से हम चंडीगढ़ के लिए ही भर्ती हुए थे, स्टेट सर्विस थी, तो बहुत लंबे समय तक हमने यहाँ पे एज डीएसपी काम किया। हम 1990 में मैं जब प्रमोट हुआ तो 2007 तकरीबन 18 साल तक हमने बतौर डीएसपी यहाँ पे सेवाएं दी। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों से अच्छा तालमेल रहा, समाज में लोगों से मिलना जुलना रहा, जिसका फ़ायदा हमें बाद में भी अब तक भी मिलता है। कोई इदां दे केस क्राइम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਜ तक? वैसे तो 35-36 साल के सर्विस में बहुत से ऐसे केसेस थे जो बड़ा हीनियस क्राइम भी था। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैंने 2 फील्ड में जो था क्राइम के, 2 फील्ड में मैंने बहुत अच्छा काम किया जिसका समाज को बहुत फ़ायदा मिला जी। एक फील्ड में था कि यहाँ आपको मालूम है मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हुई थी। ओके। और उसमें जगह जगह सभी जो दुकानें थी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की बजाय वो एक सिस्टम था लोगों को ठगने का, लूटने का। भाई आप एक ज्वाइन करिए और उसके बाद 4 मेंबर नीचे आप बनाइए, आपका कमीशन वापस मिलेगा। वो आगे बनाते जाएंगे, इस तरह से आप
मिलियनर बन जाओगे, काफ़ी आप चला था काम बहुत चला। तो उसमें मैंने जब स्टडी की तो मैंने देखा कि ये लोगों को बहुत बड़ा एक नुकसान है, ये लोगों को लूट रहे हैं। 4-5 अच्छी कंपनियां जो थी वो काम कर रही थी। मुझे उन केसेस को, वो केसेस पहले जो हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने क्लोज भी कर दिए थे, और उसमें प्ली उन्होंने ये ली थी कि लोगों ने खुद पैसे जमा कराए हैं, ये थोड़े पैसे किसी से मांगने गए थे। लेकिन वो रीओपन हुए, मैं डीएसपी क्राइम था तो मुझे वो इन्वेस्टिगेशंस दी, और जब इन्वेस्टिगेशन दी तो मैंने उसमें देखा कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ जो लोगों से पैसा आ रहा है उसको कमीशन को बांटने का, बूटी को बांटने का एक रास्ता है। ये कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं इनका नहीं है, ये खाली इसी पैसे को अपने में बांट रहे हैं, लेवर करके ले लेंगे और अल्योर करके लेंगे, और उसके बाद फाइनली इस सिस्टम से वो स्कीम्स बनाएंगे, पिरामिड स्कीम बनाएंगे कि सारा पैसा नीचे से ऊपर की तरफ आता जाए, जो उसके ओनर्स हैं या बिगनर्स हैं, और जो बाकी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो फाइनली लॉस में रहेंगे। तो उस केसेस में मैंने गिरफ्तारियां शुरू की। पहली गिरफ्तारी जब हुई तो उन लोगों ने यही प्ली ली, लेकिन हमने कोर्ट्स में बताया कि ये कोई बिजनेस नहीं है, वो मार्केटिंग नहीं है, ये सिर्फ जो पैसा लोगों को अलोर करके इकट्ठा कर रहे हैं उसी को बांटना है, उसी के कमीशन पे चल रहे हैं। या हमें ये बताएं कि इन्होंने पिछले 6 महीने में इतने करोड़ रुपए इकट्ठा किया, तो उसमें क्या प्रोडक्ट इन्होंने बेचा, इनका बिजनेस क्या है। और धीरे धीरे उन चीज़ों में आया कि ये फ्रॉड है, चीटिंग भी है, झूठे कागज़ भी, फॉर्जरी भी है। और लोगों को जब ये मैसेज जब गया और हमने, तो लोग उससे बचना फिर शुरू हो गए। और बाद में वो जो 4-5 कंपनियाँ जो थी, जो आगे बढ़ रहा था, वो सब यहाँ से भाग गई। कुछ को केसेस में चालान हुए, कुछ में सज़ा भी हुई, और वो एक अच्छी देन थी शहर के लोगों के लिए। मैं समझता हूँ उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथियों को समझ में आ गई कि इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या है, किस तरह से इनको एविडेंस इकट्ठी की जा सकती है। नंबर 2 था यहाँ पे लॉटरी सिस्टम एक बार बहुत शुरू हुआ था, आपको ध्यान होगा। शोरूम खुल गए थे कि लॉटरी लगाओ, सारा दिन लॉटरी चलती थी, हर आधे घंटे के बाद रिजल्ट आता था। मैंने उसको स्टडी किया और मैंने देखा कि जो गरीब आदमी सारा दिन इरिटेट हो रहा है, काम कर रहा है, वो शाम को जाते वक्त वहाँ ट्रैप हो जाता है इस बहाने से कि शायद मुझे कुछ पैसे लॉटरी मेरी निकलेगी, लेकिन वहाँ तो धोखाधड़ी थी, सारा धोखाधड़ी का ही काम था। उसको भी मैंने स्टडी किया। और फिर मैंने एक दिन, मैं सेक्टर 26 में डीएसपी एसडीपीओ ईस्ट था, तो मेरे हम उसके नीचे 4 पुलिस स्टेशन सुपरविज़न में आते थे, उनके एसएचओज को बुला के, और हमने सारे पुलिस स्टेशंस में ये 4 एफआईआर दर्ज की, और उसमें हमने 30-32 आदमी जो थे एक ही दिन गिरफ्तार किए। कोर्ट में उन्होंने ये प्ले लीजिए लॉटरी है, हमने कहा इनके पास ना तो कोई परमिशन है, ना कोई टैक्स देते हैं, लोगों को लूट रहे हैं, इनके पास ऐसी कोई परमिशन नहीं कि हर आधे घंटे के बाद ये ड्रॉ निकालें। और आई प्रूव्ड कि ये ड्रॉ निकालने से पहले ही रिजल्ट जो हैं घोषित हैं। मैंने 7-8 दिन के अखबार की कटिंग कोर्ट में पेश की, और मैंने बताया कि ये कहते हैं कि 1 से 10 तक एक इनाम, 10 से 20 तक दूसरा इनाम, 20 से 30 तक तीसरा इनाम, तो अनाउंस तो कर दिया इन्होंने, जबकि एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं है, और ये सब चीटिंग है। उसमें भी एक अच्छा मैसेज गया, और प्रेस के लोगों ने, आप लोगों ने सहयोग किया, प्रेस ने इस बात को खूब उठाया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उठा के लॉटरी सिस्टम यहाँ से बैन किया, और लोगों को बड़ी अच्छी रिलीफ मिली। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा था। बाकी हीनियस क्राइम, मर्डर सर, ये तो चलते ही रहे, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ था, चलता रहता। ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? बिल्कुल आई सर, और बड़ी बहुत ज़्यादा ऑफर आई। वन कैन नॉट इमेजिन उन दिनों में तो लोग आए कि दिवाली के पास आए कि जी हम आपके पास आते हैं और आप इसको अपना केस को क्लोज कर दीजिए, बस आप बता दीजिए, अपने मुंह से बोलिए। कोई हमें बड़ा चिंता में है, बड़ा स्ट्रेस है, हमारा त्यौहार ख़राब हो रहा है। तो हमने कहा बड़े सिंपल सी बात बताएं कि हमने कहा जिनके पैसे लिए हैं उनके वापस मोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। वो कहता नहीं जी तो कई सौ हज़ारों करोड़ हो गए इकट्ठे, ये कैसे वापस मोड़ेंगे। तो डेफिनेटली मैंने कहा फिर कोई चांस नहीं है, आपका
केसेस ट्रांसफ़र भी हुए, को बहुत चीज़ें आई इसमें, मनी ने अपना जो रोल था वो अदा किया। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी हो गई थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद उनको ये कहा गया कि 10 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करो अपने अपने उसमें मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट में, और कोर्ट इनका पुलिस रिमांड करेगी, पूरी वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उससे वो मैसेज जो लोगों में गया, फिर वो सब लोग भाग लिए यहाँ से, अदरवाइज़ पब्लिक को, जनता को बहुत नुकसान होना। सर आम अजकल ये कहा जाता भी थाणिਆਂ 'ਚ ईमानदारी नाल रिश्वत ਜਿਹੜੀ ईमानदारी नाल वसूलियां ਹੁੰਦੀਆਂ, शराब ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ। हाँ, इसे मैं मना नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम उस समय भी थी और ये प्रॉब्लम अब भी, हम इसको ये नहीं कह सकते कि 100% सॉल्व हो गई है, ये अब भी हैं, ये तब भी थी। और जब मैंने 30-32 आदमी एक दिन गिरफ्तार किए तो मैंने बाकी साथियों से भी कहा था कि ये सिस्टम मैंने समझ लिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन का तरीका हमें आ गया है, ये सारे फ्रॉड हैं। तो शायद उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना उम्मीद थी, लेकिन वहाँ पे हमारे सब डिवीज़न में जो FIR दर्ज हुई और उसमें जो मेन आदमी इनके मालिक थे उनको साथ जब गिरफ्तार किया गया तो ये शहर में मैसेज चला गया था। सर कोई मर्डर कोई याद होवे ਜਿਹੜਾ हीनियस क्राइम होया ते ਉਹਨੂੰ सॉल्व किया? बहुत हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा हैं। एक केस में 18 सेक्टर का ही बता देता हूँ कि 18 सेक्टर में कोने पर एक हाउस है, उसमें एक डेंटिस्ट डॉक्टर थे बहुत पुराने, उनका वो घर था। उसमें उनका एक बेटा था, वो ड्रग एडिक्ट हो गया। वो घर से भाग जाता था, लेके आते थे, फिर भाग जाता था। तो उनकी जो डॉक्टर साहब थे, उनकी विडो वहाँ पे रहती थी। उनकी बेटी जो थी वो बाहर चली गई। कुछ समय बाद बेटी फ़ोन करती थी तो जो मदर थी उनका जवाब आना बंद हो गया। तो उन्होंने किसी को कहा, एक टीचर को कहा कि आप वहाँ दरवाज़ा खोल के देखो और आप अपना वहाँ पे एक कमरे में अपने क्लासेस वगैरह शुरू करो। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी मदर की डेड बॉडी वहाँ पे घर के अंदर थी, और डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि शायद सारी हड्डियाँ उन्होंने सारे घर में बिखर गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ बिल्लियों ने वो कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। हमने वो जाके वहाँ पे देखा तो उसमें देखा कि उस लेडी का जो सर था, उसके सर के जो बालों में खून लगा हुआ था और वहाँ पे चोट लगी हुई थी। तो हमने ये सोचा कि ये डेफिनेटली ये तो प्राकृतिक मौत नहीं है, इसमें इसके सर में चोट है। जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया तो मालूम पड़ा कि इनका तो मर्डर हुआ है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हमने उसकी पुरानी परतें खोलनी शुरू की तो मालूम पड़ा कि जो सबसे लास्ट में इनके कांटेक्ट में मनी माजरा का एक दांतों का ही RMP कोई डॉक्टर था, कोएक था, तो वो इनके कांटेक्ट में था। हम उनको लाए तो उसने कहा कि जी मैं तो इनके बेटे को मध्य प्रदेश से लाया था, ये था, लेकिन मेरा तो इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने उसको छोड़ दिया। अगले दिन फिर हमने बुलाया तो जब पुलिस स्टेशन में वो बैठा हुआ था तो बैठे बैठे उसने अखबार पे कुछ लाइनें खींची और वो लाइनें उस मकान के घर की थी जिसमें कमरे बने हुए थे। उसमें उसने बैठे बैठे वैसे, वो भी ड्रग एडिक्ट था और उसने बैठे बैठे अपना वो कुछ कर रहा था। तो हमने कहा कोई अगर तू गया था इसके बेटे को लेने के लिए तो तेरे पास भी पैसे नहीं होते। उसने 2 आदमियों का नाम लिया, हमने वेरीफाई किया तो कहने लगा जी हम इसको 2 रुपये ना दें, ड्रग एडिक्ट है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो उस पर हमें शक हो गया। हमने उसकी इंटरोगेशन शुरू की और जब हमने पूछा कि ये जो आपने नक्शा बनाया है ये उस घर का नक्शा है, इसमें आपने बेड भी बना रखा है और इसमें उस तरफ वो एक लेडी भी लिटा रखी है, हम आपको उसके घर में लेकर नहीं गए तो आपने ये कैसे बना दिया। वहाँ से फिर वो ब्रेक हुआ और मालूम पड़ा वो और उसके एक साथी जो थे वो 2 साल पहले उसके घर में घुसे थे, लेडी से पैसे लेने थे। उसने मना किया तो
वो कहते हैं कि हमने कहा कि तुम पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो उसने हमें डंडा मारा और हमने उसका सर जो था वो दीवार में मार दिया और उसको चोट लग गई। 2 साल पहलों कितना सी मैटर? यस, 2 साल पहले पुराना मर्डर था जो वो ट्रेस हुआ। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं क्राइम में, तो मर्डर केसेस बहुत से हैं जहाँ पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो कई दफ़ा हमसे हट जाते हैं कि ऐसी भी हालत थी। ऐसी हालत में भी डेड बॉडीज या देखा कि किसी का सर कटा हुआ, कहीं सर कहीं फेंक दिया। इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा ही मसला था। ये भी एक अपना तिकोने प्यार का मसला समझिए जी। बापू धाम में एक फैमिली रह रही है, वो रिक्शा चालक है, उसकी वाइफ जो है वो काम करती है ग्रेन मार्केट में। उसका कोई तालमेल हो गया वहाँ के में मिस्त्री से जो चक्की पे काम करता था। उसको रात को ले जाके वहाँ और देखा कि वो लेडी, मालूम पड़ा कि लेडी उसकी चेस्ट पे बैठ गई और उसके प्रेमी ने उसका गला चीर दिया और फिर उसका सर कहीं फेंका और धड़ कहीं था। बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उस इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये एक तिकोने प्यार का मसला है। उसमें गिरफ्तारियां हुई और वो केस फिर हमने ट्रेस हो गया था हमारा। ऐसे बहुत से केसेस। बतौर क्राइम रिपोर्टर मैं भी बड़ियां डेड बॉਡੀਆਂ देखियां ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਬਤੌਰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਤੌਰ ਐਸਐਚਓ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं, रूटीन नहीं बनती, हम भी इंसान हैं, उसका असर रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी त्रिलोचन सर कि उस समय अगर क्राइम होता था तो हम ये समझते थे कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इस क्राइम को ट्रेस करना है। वाट एवर कैसे भी सर्कमस्टांसिस हों, चाहे पोस्टमार्टम खड़े होकर करवाएं ये पूछने के लिए कि ये किस वजह से इसकी डेथ ਉਦੋਂ हुई ਤਾਂ ਸਰ है। ਵੈਸੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀवी कैमरा नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं थी। हाँ, जैसे ये सुविधाएं नहीं थी। हमारा पुलिस फोटोग्राफर ही आता था, लेकिन डेफिनेटली ऐसी चीज़ों का असर रहता था इंसान होने के नाते। और हम कोशिश भी करते थे कि कभी मानवता की बात भी हो। जिस तरह जिस लेडी का ये मर्डर हुआ था, बुज़ुर्ग लेडी का, ड्रग एडिक्ट ने किया था, उसके बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे मनी माजरा किसी स्कूल में। जब वो गिरफ़्तार हो गया तो वो बच्चों की ना तो फीस दी गई, ना मकान का किराया दिया जाना था। हमने उसके प्रिंसिपल से अप्रोच किया कि कम से कम इन बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ने दें, इनकी फ़ीस वगैरह या तो आप माफ़ करें या उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब क्राइम करने वाला घर का अगर मेन आदमी हो, जब गिरफ़्तार हो जाता है तो उस परिवार की स्थिति जो है, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ये हमने कई दफ़ा देखा कि आने वाले जो बच्चे हैं वो उसको भुगतते हैं, वो परिवार भी उसको भुगतता है। सर उदों ड्रग नशा कितना सी चंडीगढ़? नशा शुरू हो गया था, लेकिन इतना नहीं था जितना पंजाब में या यहाँ पे जो बच्चे अब इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। कुछ सांसी कम्युनिटी के लोग थे, कुछ लेडीज़ थी, वो परिवार शायद अब भी उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो 1 या 2 परिवार थे जिन पे कंट्रोल हो जाता था। उस समय इतना नशा नहीं था, ये बाद में चलन ज़्यादा बढ़ा, ये बच्चों में कुरीति बाद में आ गई। एसएचओ केड़े थाने च रहे? मैं पुलिस स्टेशन 17 में रहा, पुलिस स्टेशन 34 में रहा, कुछ दिन 11 थाने में रहा। यूनिवर्सिटी के कई मसले, बहुत अच्छे मसले सुलझे। तो इन पुलिस स्टेशन के साथ साथ में फिर मैंने ट्रैफिक सिक्योरिटी, ख़ासकर रोड सेफ्टी पे काफ़ी अच्छा काम हमने किया, उसमें काम किया। और बाद में बतौर डीएसपी तो पुलिस स्टेशन सुपरविज़न रहा ही हमारे पास। बतौर डीएसपी तो सारियां डिवीजन च रहे मोस्टली? हाँ, मैं सब डिवीज़न में भी रहा, डीएसपी ट्रैफिक सिक्योरिटी। अभी हम कई दफ़ा हंस रहे हैं कि ट्रैफिक में ही 3 या 4 डीएसपी, 3 डीएसपी हैं और सिक्योरिटी में भी अलग होंगे। पर उस समय सिक्योरिटी और ट्रैफिक दोनों डिपार्टमेंट एक ही डीएसपी के पास थे। मैंने उसमें काफ़ी काम किया। उदों ट्रैफिक का तो बड़ा सौखा काम होना, इन्हें कोई एक्सीडेंट, कोई रश?
नहीं आ चुका था, ये 2000 सन 2000 के आसपास तो ये आ चुका था, रश हो गया था, लेकिन कोशिश करते थे कि एजुकेट करें लोगों को, और एजुकेशन विंग में हमने काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ हमने कैसेट्स बनाई, गाने लिखे, ओके। और लोगों के अपना बीच गए, एग्जीबिशन लगाते थे, तो साथ ही क्लासेस भी आती थी हर स्कूल से, हम क्लासेस बुलाते थे सेक्टर 23 में ट्रैफिक पार्क में, स्कूल्स में भी जाते थे। हमने ये भी रिकमेंडेशंस की थी कि ट्रैफिक नियम, ये नुकसान ज़्यादा एक्सीडेंट्स का इसलिए हो रहा है कि ट्रैफिक के नियमों के बारे किसी भी लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन लेवल से लेके कहीं तक भी कोई शिक्षा का माध्यम नहीं है। इसलिए इसको एक हिस्सा बनाया जाए, शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लोगों को ट्रैफिक सेंस जो है शुरू में जब वो एजुकेशन ले रहे हैं तभी उनके मन में आए। फिर सर बतौर पुलिस अफसर डीएसपी ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੋਲਿटिक्स 'ਚ एंट्री ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ? जब मैं 2007-8 में रिटायर हो गया तो उसके बाद मुझे 1-1.5 साल या 2 साल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें ज़रूरत है, तो मुझे वहाँ पे बतौर सिक्योरिटी चीफ वहाँ पे मैं गया। वहाँ रहे आप? तो डेफिनेटली वहाँ भी हमने सीसीटीवी कैमरा और ये डिजिटल सिस्टम जो था वो इम्प्रूवमेंट की, वहाँ सिक्योरिटी का इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हुई। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, और ये नई एक लहर आई थी, समझिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो लोगों को साथ लिया, और ये समझ रहे थे कि राजनीति में कोई अच्छे लोग नहीं आते हैं, अक्सर ये कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छे लोगों को भी आना चाहिए और इसकी दशा और दिशा बदलनी चाहिए। तो दिल्ली में वो प्रोटेस्ट वगैरह चले, उन्होंने काम किया, और जब उन्होंने ये शुरू किया कि हम जनता के बीच से ही अपना नेताओं को लेंगे, जनता का साथ होगा और जनता के बीच से ये लोग आएंगे, और जो सुविधाएं उन्होंने दिल्ली में वायदे किए कि बिजली की, पानी की, आम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, सरकार से जो टैक्स, लोगों से जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है तो उसका फ़ायदा लोगों को तक ही जाना चाहिए। तो हम थोड़ा उस सारी नीतियों से प्रभावित हुए, और चंडीगढ़ में जब 1-2 इनके प्रोग्राम्स हुए तो मैं वहाँ पे गया। यहाँ पे सबसे पहले योगेंद्र यादव जी वगैरह का काफ़ी आना जाना था, तो उनसे प्रभावित होने के बाद उन्होंने कहा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए, थोड़ा ऑफिस का काम देखिए। तो मैंने जनवरी 2013 में आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। मैं इनका जनरल सेक्रेटरी भी रहा, इनका ऑफिस भी संभालता रहा। गुलपनाग वगैरह के जो इलेक्शंस थे उनको भी मैंने देखा। तो अचानक मैं अभी एक दिन रात को सोया हुआ था, तो मुझे 11 बजे एक फ़ोन मिला दिल्ली के किसी ऑफिशियल का कि आपने अपना व्हाट्सअप नहीं देखा। मैंने कहा मैं सोने का समय है, तो मैं तो नहीं आप व्हाट्सअप देखिए। जब मैंने व्हाट्सअप खोला तो उसमें एक लिस्ट लगी हुई थी, और नंबर 1 पे लिखा हुआ था कि आप अध्यक्ष पद के लिए नामित किए गए हैं चंडीगढ़ के। हाँ, यही एक तरीका था। अगले दिन हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कहा भी, अगले दिन मैं सुबह लेक पे जाता हूँ, सैर के लिए भी जाता हूँ, थोड़ा योगा भी करता हूँ, तो मुझे सुबह लोगों ने कहा कि आपने कहाँ से ये पंगा ले लिया। अच्छा। लेकिन जब लोगों के बीच गए, जब उनका उत्साह देखा और काम करने का देखा कि भाई काम हमें करना चाहिए, तो मैं फिर ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मुझे मिला है उसको मैं ठीक से निभाता रहूँ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ 12-13 ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਪਦ ਚੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? त्रिलोचन जी, मैंने इसे देखा है कि राजनीति में जो बातें कही जाती हैं वो पूर्णतः तो पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ पार्टियों में है कि बाकी पार्टियों से वो बेहतर है। जी जी। तो इस पार्टी में ये मैंने ज़रूर देखा है, लेकिन समस्या यही है कि राजनीति या करने के लिए आज फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है वो सब पर है। बिना फाइनेंस के राजनीति भी नहीं होती। मैंने ये देखा कि छोटी सी भी आपने एक मीटिंग करनी है, कोई भी प्रोग्राम छोटा मोटा करना भी, तो 20-25-30 हज़ार रुपये तो आपको निकल गए ना।
और वो आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें से बहुत कम किया जा सकता जी है। जी तो इस सिलसिले में मैं ये महसूस करता हूँ कि राजनीति में चलो ये है, लेकिन इस पार्टी में वो सब नहीं है जो बाकियों में जितना जितना धोखाधड़ी है या जितना रिश्वतस्तानी है या जितना लोगों को डरा धमका के पैसा लिया जाता है, वो इस पार्टी में उतना नहीं है। ये लोग फिर भी पब्लिक की सेवा के लिए लगे हुए हैं। पंजाब में एक बहुत अच्छा काम जो चल रहा था, जिससे पंजाब की जवानी ख़त्म हो रही थी, नशे के खिलाफ युद्ध जो है, नशे के विरुद्ध युद्ध जो है, उसमें बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम उसमें हो रहा है। और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में ये लोग हेल्पफुल हैं। ये ठीक है कि बहुत समय से जो प्रचलन है उसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन इनकी नीयत और नीयत अच्छी है कि इसको सुधारा जाए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ WhatsApp ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? नहीं, मैं 2-4 बार ही केजरीवाल जी से मिला हूँ। बहुत नज़दीकी रिश्ते उनसे नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। शायद उन्होंने जो मेरे 12 साल पार्टी के साथ में रहा, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी डिमांड के, ना ही मुझे कोई इलेक्शन लड़ना था, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शायद उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ में विजयपाल सिंह को मुझे मौका दिया जाए। यही है, मैं ज़्यादा किसी के पास मेरा आना जाना भी नहीं रहा, अब भी नहीं है। अब भी जो पब्लिक के कुछ मुद्दे हैं वो ही हम उठाते हैं, वो ही कोशिश करते हैं, वो ही एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं, एडमिशन के ऑफिसर से भी मिलते हैं, उनको बताते हैं कि एक तरह से हम समाज के या पब्लिक के आँख और कान हैं, उनके लिए ही आपके पास आते हैं। गवर्नर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ये मुद्दे हैं। अभी मैंने 2-3 बार उनसे कोशिश की है मिलने की अब, और मेमोरेंडम भी दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मुद्दे हैं उसमें चंडीगढ़ में बहुत देर से जो वृद्ध सीनियर सिटीजन की या वृद्धों की जो पेंशन है, विधवाओं की जो पेंशन है, जो शारीरिक तौर से थोड़ा सा स्पेशल जो लोग हैं, उनकी जो पेंशन है वो पिछले 10, 12, 15 साल से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई रिव्यू नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि इसको आप रिव्यू करें। हरियाणा में तो 3,000 रुपये तक वो पेंशन है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं। चंडीगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लागू हो गए 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन बहुत सी ऐसे सुविधाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में मिलनी चाहिए, वो मुलाजमों को नहीं मिल रही हैं। खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, उसमें जो जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है, और वो जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें वो जाके अपना इलाज करवाएं और वो कार्ड दिखाएं, कैशलेस उनका सारा डायग्नोज होता है सारी। लेकिन ये वो सुविधा यहाँ पे नहीं है। अब इन्होंने ये मेमोरेंडम दिए थे, हमने दिए थे, अब इन्होंने मालूम पड़ा है कि जिस 2022 के बाद जो लोग रिटायर हो गए उनके लिए कोई प्रोविज़न बना रहे हैं, वो प्रोसेस है अभी, लेकिन अभी लोगों को बड़ी तंगी है। मैंने सवाल उठाया था कि जब वो इलाज हम करवाते हैं, अगर उसके बिल वगैरह पास करवाने हो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। डॉक्टर्स के पास जाओ, वो क्रिटिकल डिजीज़ का आपको सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आप दवाइयाँ खरीदिए, फिर उसके बाद वो फार्म भर के फिर उसी डॉक्टर के पास जाओ, फिर उनके मेडिकल सुपरडेंट के पास जाइए, फिर अपने डिपार्टमेंट में दीजिए, फिर वो भेजेंगे जनरल हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जवानों के पास इतना स्ट्रेस में, चंडीगढ़ पुलिस के खासकर जवान स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, तो उनको ज़रूरत है कि ऐसी सुविधा जल्दी लागू हो। तो ऐसे कुछ मसले हैं जो हम उनके नोटिस में लाते रहते हैं। कुछ स्पोर्ट्स के बतौर पुलिस अफसर, बतौर DSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ? रोल सारा ही बदल जाता है।
लोगों के बीच जाना पड़ता है, तो उनसे मिलना भी पड़ता है, कुछ सुनना भी पड़ता है। तो लेकिन यही है कि मुझे जो आदर सम्मान मिला पार्टी की तरफ से, उससे ज़्यादा रिटायरमेंट के बाद मुझे मान सम्मान मेरे जो चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम या जो बाकी समाज के साथी हैं, आगू हैं, उन्होंने दिया। ओके। और हमने एक पॉलिसी भी बनाई थी जब हम सर्विस में थे कि यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस में ऑन डेपुटेशन लोग आ रहे हैं हरियाणा और पंजाब से, लेकिन हमने अपने साथियों से कहा कि हम इस शहर का एक हिस्सा हैं, इस समाज का एक हिस्सा हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हमें यहीं पे रहना बसना है जी। लोगों के दुख सुख शादी विवाह सब में मिलना है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना कि हमारे जब मिलें तो हमारी आंखें नीची हों। और उसी की एक वजह है कि वो आदर सम्मान हमें बहुत मिला। और ये एक नई इनिंग्स है, कोशिश करते हैं कि जिस तरह वहाँ पे कामयाब रहे तो मैं यहाँ पे भी कामयाब रहूँ, लोगों के बीच में, लोगों से जितना समाज की सेवा हो उसके मैं ज़रूर। विजयपाल सिंह जी लोक सभा के इलैक्शन भी लड़ेंगे? नहीं, मैं कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या लोकसभा का। जब पार्टी ने जिम्मेवारी देती भी टिकट देती विजयपाल सिंह जी को मैंबर पार्लीमेंट की इलैक्शन लड़ना, मेरा ऐसा कोई विचार बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये कन्वे भी कर रखा है कि मैं कोई इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। लोगों के बीच रहना है, उनके जितना उनके साथ रह के उनकी समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ला के जो उनकी समस्याएं सुलझ जाएं, उनको हेल्प मिल जाए, वही बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस नाल आम आदमी पार्टी का गठजोड़ बरकरार है? बिल्कुल, चंडीगढ़ में बिल्कुल बरकरार है, हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। किमें बरकरार है? उपर तो केजरीवाल साहब तो राहुल गांधी एक दूजे वाल बाहां कढ़ के बैठे ने, सारा सिस्टम टुट गया, गठजोड़ टुट गया, चंडीगढ़ च किवें कायम? आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि दिल्ली के इलेक्शंस में भी और पंजाब के इलेक्शंस में भी अलग अलग हम इलेक्शन लड़े हैं और कुछ बयानात भी इनको आए हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस पार्टी के हाईकमांड से ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे गठबंधन तोड़ लें। अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि गठबंधन चलता रहे चंडीगढ़ में, तो कम से कम रिकमेंडेशन यही है हाई कमांड? यस यस। ओके। ये नंबर 2026 च मेयर की इलैक्शन साझे तौर पर लड़ो, यूनाइट लड़ो? हाँ, हम अभी तक जो हालात हैं हम ये चाह रहे थे कि ये जो गठबंधन चले और मेयर का इलेक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हो और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस की तरफ से, जैसे पहला एग्रीमेंट है। और इसी एग्रीमेंट के साथ हमने जो एमपी इलेक्शंस हुआ था उसमें गठबंधन का धर्म निभाया और उनके साथ पूरी हमने डट के खड़े होकर उनके साथ हमने हेल्प की और उसका रिजल्ट आया कि मनीष तिवारी जी आज मैंबर पार्लियामेंट है। मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी जी, ये सारा चंडीगढ़ ही कहता भी आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है उन्होंने जिताउण च, ते तिवाड़ी साहब आम आदमी पार्टी के वर्करां दे जां लीडरां दे तुहाडे तालमेल च ने, तुहाडे कोई कम्मां बारे गलबात करते हैं? यस, जो हमारे वर्कर्स हैं हमारे पास आते हैं कि ये काम है, हम उनसे मिलते रहते हैं, उनको चीज़ें वो उनके नोटिस में लाते हैं और वो भरसक प्रयत्न करते हैं कि जिस तरह कांग्रेस के वर्कर्स का काम हो वो सॉल्व हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के भी काम सॉल्व हों। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी का प्लेटफार्म अलग है, अपने प्लेटफार्म के अपनी पार्टी के लिए भी वो काम करते हैं, लेकिन आम आदमी के जो वर्कर्स हैं या जो काउंसलर्स हैं उनको अपना काम कहेंगे वो काम भी होते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे की सुविधाएं हैं, सुरक्षा की सुविधाएं हैं, तो वो दी जाती है। विजयपाल जी, अगे 2026 दसंबर च जनरल इलैक्शन में आनी है कारपोरेशन की जी, उदों तक गठजोड़ कायम रहेगा? मैंने अभी आपसे पहले भी ये निवेदन किया है कि ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि गठबंधन, चंडीगढ़ का गठबंधन तोड़ दिया जाए। अभी तक हालात काफ़ी ठीक चल रहे हैं और कांग्रेस के भी साथी मनीष तिवारी जी भी और हम भी इस व्यू के हैं कि ये गठबंधन जारी रहे। तो तुसी ओहदी ते वैसे पहलों वैलकम कर ही दिता, हथ खड़े करके इलैक्शन कराने वाला इशू जिहड़ा है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ देखिए त्रिलोचन जी, ये एक बहुत बड़ी आम जनता की जीत है। ये एक ऐसा मुद्दा था जो हर साल एक मुंह बाए खड़ा रहता था, जिसमें भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और ये जो प्रोविज़न आए हैं कि इलेक्शन के लिए पार्षद तो 4-5 साल के लिए चुना जाएगा, 5 साल के लिए, लेकिन मेयर का चुनाव हर साल होगा। और हर साल ये मुद्दा जब सामने आता था तो जोड़ तोड़ की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति, लोभ लालच देने की राजनीति बहुत ज़्यादा यहाँ हावी थी। और उसी का रिज़ल्ट आपने देखे कि 2024 में जो इलेक्शन था, जिसमें 8 वोटें इन्होंने हेरा फेरी करके लूट के और अपना मेयर बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। बीजेपी ने बना लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जैसे भी आपको सारा मालूम है। हाई कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। और जब आगे नेक्स्ट इलेक्शन पीछे अभी 2024 में जो हुआ, 2025 इस सेशन के लिए, तो उस समय हमने गवर्नर से मिले, डीसी से भी मिले। हमने कहा ये प्रोविजंस हैं आपके एक्ट में, म्यूनिसिपल एक्ट में, तो अमेंडमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं लोग। अक्टूबर में जो एमसी का हाउस था उसमें इन्होंने ये प्रोविज़न जो बना दी थी, अमेंडमेंट कर दी थी कि हाथ रेज ऑफ हैंड के साथ इलेक्शन होना चाहिए, पारदर्शिता रहेगी और थोड़ा भ्रष्टाचार के जो हालात हैं वो कम हो जाएंगे, लोग अपनी अपनी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। लेकिन गवर्नर साहब ने कहा कि मैं करना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो उसमें फिर हम हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट में हमने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये रेज ऑफ हैंड के साथ इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने वापस लिखा कि इसको रिकन्सिडर करो, लेकिन किसी दबाव में आके, लगता है सत्ता पक्ष के दबाव में आके, ये प्रोविज़न उस पर नहीं आया। और वही हुआ जिसका डर था कि मेयर के इलेक्शन में हमारे पास बहुमत होते हुए भी प्रेशर डाल के या दूसरी टैक्टिक्स डाल के, और हमारे जो वोट क्रॉसिंग का आपके सामने वोट क्रॉसिंग हुआ और बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। इससे प्रावधान से चीज़ें कुछ साफ होंगी, पारदर्शिता भी आएगी और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, खरीदो फरोख्त पे लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। अगर भ्रष्टाचार पैसे दे के किसी काउंसलर को आप अपनी तरफ ला रहे हैं तो बाद में भी उसने आगे भी यही चीज़ फैलानी है। इस पे रोक लगेगी और ये हाथ उठा के वोट जो डालने का प्रक्रिया है, ये वास्तव में अब ज़रा सर उठा के चलने की प्रक्रिया में बदल गया है। ਵੀਰੇਪਾਲ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 36-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਮੈਂ 2 ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਨੋ ਆਊਗੀ, ਮੈਟਰੋ ਆਏਗੀ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਇਹ 2 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपका विचार बिल्कुल ठीक है। लोगों की ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने कई दफ़ा ये प्रपोजल भी दे रहे हैं और आगे भी इस पे हम काम करेंगे कि बाईपास बना, या तो बाईपास बने या ओवरब्रिज ऐसे बने कि जो गाड़ियाँ पंजाब से आ रही हैं, जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, अगर उनको शहर में नहीं जाना है तो उनको बाहर जाने की सुविधा सीधी बाईपास बनाने चाहिए। ओवरब्रिज अगर बनते हैं तो ये कहते हैं कि शहर का ढांचा है वो होगा, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इनको बनाने चाहिए, अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक तक आते ही कई घंटे लग जाते हैं, तो इनको सुविधाएं लेनी चाहिए। कुछ अंडर पासेज भी इनको बनाने चाहिए। पीजीआई के सामने यूनिवर्सिटी वाला जो एरिया है, ग्रेन मार्केट का जो एरिया है, उनकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी ट्रैफिक कंट्रोल की, और ये पार्किंग की जो समस्या है इसमें कोई दो राय नहीं।
इसको प्रायोरिटी के ऊपर इनको लेना पड़ेगा। ये दो विभागों में बहुत काम चाहिए, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और दूसरा हेल्थ के ऊपर जो कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पीजीआई पर इतना भारी बोझ है कि लोगों को बड़ी भारी समस्याएं हैं। पीजीआई लोग जाते हुए डरने लग गए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में 300 आदमी पेशेंट्स जो हैं एक दिन में जाते हैं। तो इनका अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। और अगर शहर को एक अच्छा शहर रखना है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, और अच्छे नागरिक रखना है तो उनकी अच्छी हेल्थ की सुविधाएं उनको देनी चाहिए। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।